हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो आज हम अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, ये जो टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, ये ऑलरेडी हम फार्माकोलॉजी फर्स्ट में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये काम करता है, कैसे अपना एडवर्स एक्शन शो करता है, तो उसके लिए आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट का वीडियो देखना होगा, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। लेकिन हमको फार्मेसी प्रैक्टिस में पढ़ना है, तो एज अ हॉस्पिटल के व्यू से के हिसाब से फार्मेसी जो हम फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब कहने का क्या, जैसे मेडिकल स्टोर हो गया हमारा या क्लिनिक इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक होगा हमारा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है, उससे क्लासिफिकेशन में एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसिस, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ द ड्रग। इसका मतलब क्या है कि आज हम इतना सिलेबस कवर अप कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बाकी का पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपको जानने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, एडवर्स एक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने पैरासीटामॉल ड्रग ले रहे हैं, आपने इंटेक किया। अब पैरासीटामॉल का एक एक्शन क्या है कि वो आपके हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर को वो डैमेज करती है। तो पैरासीटामॉल का यूज आपने किस लिए किया था, बुखार को उतारने के लिए, लेकिन उसने क्या कॉज कर दिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी। तो दिस इज द एडवर्स एक्शन ऑफ द पैरासीटामॉल। मतलब पैरासीटामॉल का एडवर्स एक्शन क्या हुआ कि आपके लीवर को उसने कमजोर कर दिया। इसी को बोलेंगे ड्रग का एडवर्स एक्शन या एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाए तो एनी रिस्पॉन्स, ये WHO की डेफिनेशन है। एनी रिस्पॉन्स टू ए ड्रग, मतलब कहने का क्या है कि कोई भी ड्रग है उसको आपको इंटेक कर रहे हैं, किसके लिए, रिस्पॉन्स के लिए। अब वो कोई भी रिस्पॉन्स दे, दैट इज नॉक्जियस भी हो सकती है। नॉक्जियस का मतलब क्या होता है कि आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए सही ना हो। एंड अनइंटेंडेड, कहने का मतलब क्या, आपको उसकी आवश्यकता भी ना हो। एंड दैट अकर एट द डोज इन द मैन फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, डायग्नोसिस एंड थेरेपी ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे पैरासीटामॉल इंटेक किया था 500 mg बुखार को ट्रीट करने के लिए, बुखार को उतारने के लिए, वही 500 mg डोज क्या कर रही है, आपके ऊपर एडवर्स एक्शन शो करना स्टार्ट कर जाए। इसका मतलब क्या है कि ये डोज डिपेंडेंट नहीं है। ये आप जितनी डोज आपको ट्रीट होने के लिए आपने इंटेक की थी, उतनी ही डोज पे ये अपना एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाएगा। तो एडवर्स एक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अनवांटेड, अनइंटेंडेड, नॉक्जियस एंड टॉक्सिक इफेक्ट जिसको ड्रग, जो कि ड्रग हमारे एज ए थेरापोटिक डोज पर शो करते हैं या उससे एक्सेसिव डोज पे भी शो करते हैं, उससे मिनिमम डोज पे भी शो करते हैं, दैट्स कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, सिंपल से अगर हम एक भाषा में बोले, एक वर्ड में बोले, तो जो रिस्पांस हमको चाहिए था वो रिस्पांस हमको नहीं मिला, तो हमको उसने क्या मतलब उससे हमको उल्टा इफेक्ट मिला था। दैट्स कंडीशन नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है एडवर्स एक्शन के, मतलब कहने का क्या है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्यों होते हैं। पहला चीज़ क्या है, पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब क्या है कि इस समय में आप देखते होंगे कि सब लोग डिप्लोमा करके अपना जो लाइसेंस होता है उसको किराए पर दे देते हैं, और वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है उसको तो नहीं जानकारी होगी नहीं, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए बैठा है। तब उसको ये नहीं पता होगा कि किस टाइप की ड्रग को हमको साथ में देना है, किस टाइप को ले। देखिए, आप किसी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उसने क्या किया, 3 दवा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर उसने अपना कार्टी दे दिया, सिफोटैक्सिन दे दिया, एक्सीनेट दे दिया, मतलब एक बच्चे को हल्का सर्दी जुकाम बुखार है, ठीक है ना, उसने दे दिया। अब उसने ये कंडीशन बताई कि जो आपकी एंटीबायोटिक सिफोटैक्सिम है उसको आपको 4 ml पिलाना है 2 टाइम, और उसके 10 मिनट के बाद आपको ओमनाकॉटिल 2-2 ml 2 टाइम पिलाना है। उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद आपको सिनेरेस्ट देना है, ठीक ना। ये चीज़ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी, हॉस्पिटल या फार्मासिस्ट ने आपको प्रिस्क्राइब कर दी कि ऐसे ऐसे इसको खिलाना पिलाना है। अब आप क्या हुआ कि आपकी दवाई खत्म हो गई, आप फिर से चले गए मेडिकल स्टोर पर, वहाँ से आपने दवा परचेज की। अब वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपको कौन से 10 मिनट पर खानी है, कौन से 5 मिनट पर खानी है, कितनी डोज में खानी है। तो यही होती है पॉलीफार्मेसी। मतलब कहने का क्या है कि हम अलग अलग, मतलब कई सारे फार्मेसी दुकानों से हम दवाइयाँ लेते हैं, जिसकी वजह से जो डोज होती है, जो ड्रग होती है, उसका हम यूज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कंडीशन होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। अब अदर एग्जांपल के बारे में बात करें, पॉलीफार्मेसी जैसे मल्टी ड्रग थेरेपी हो गई। मल्टी ड्रग थेरेपी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको हार्ट की भी दिक्कत है, आपको शुगर डायबिटिक पेशेंट भी है, आपको यूरिनरी सिस्टम है, तो इसमें क्या होती है कि आपकी मल्टी ड्रग थेरेपी मिलती है। अब इस कंडीशन में देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको किसी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ गई, आपको
मान लिया कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड की जरूरत पड़ेगी। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड और आपको क्या है कि यूटीआई डिजीज है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिजीज है। तो अगर आप मतलब अमाइनो ग्लाइकोसाइड इंटेक करेंगे, चाहे वो नियोमाइसिन हो जाए, चाहे एमिकासिन हो जाए, ठीक है ना, अगर आप उसको इंटेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो रेनल सिस्टम हो जाएगा वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो ये हमारा क्या है, एडवर्स एक्शन हो जाएगा उस ड्रग का, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या था, एज का मतलब क्या होता है, जेराइटिस एंड पेडियाट्रिक। जेराइटिस का मतलब क्या होता है कि जो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, वृद्ध होते हैं। पेडियाट्रिक का मतलब बच्चे। इन दोनों में जो मेटाबॉलिज्म और रेनल फंक्शन होता है वो एज कम्पेयर टू एडल्ट, जैसे हम लोग हैं, अब हम ही लोग में देख लीजिए, जो रेनल फंक्शन होगा, जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होगी वो काफ़ी अच्छी होगी एज कम्पेयर टू बच्चे में। देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है, मतलब जब 4-5 महीने का होता है, तो वो आपने कभी आपके घर में भी हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि वो दूध की उल्टी कर देता है, मतलब वॉमिटिंग कर देता है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो उतना अच्छा नहीं है। रेनल फंक्शन है कि क्या, वो बार बार मतलब टॉयलेट कर देता है, ठीक है ना, ये भी आप देखते हैं। उसी प्रकार जेराइटिक्स में भी होता है, मतलब जो वृद्ध हो जाते हैं तो उनको पैड्स वगैरह के यूज करने पड़ते हैं। एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो गई है। लॉन्ग टर्म डिजीज का मतलब कहने का क्या है कि जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो आप एमिकासिन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी टाइप के होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए। तो ये एज पे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है आपका क्या है, जेंडर। जेंडर में क्या होता है, पॉसिबिलिटी और ऑफर्स और अकरेंस ऑफ द एडीआर, मतलब कहना क्या क्या है कि वुमेन में, मतलब हमारी जो वुमेन कैटेगरी होती है वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होती है किसी भी ड्रग के रिएक्शंस के लिए ग्रेटर देन इन द मैन। मतलब कहने का कि वुमेन में जो परसेंटेज होता है 1.5 to 1.7 टाइम, मतलब कहने का क्या है कि इतना परसेंटेज ज़्यादा हमारी जो वुमेन्स होती हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं, या पॉसिबिलिटी इनके अंदर एडवर्स एक्शन होने की ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बारबिचुरेट की पॉइजनिंग हो गई, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्या, मल्टीपल डिजीज। मल्टीपल डिजीज में आपको ऑलरेडी शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि जैसे पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मोर देन वन डिसऑर्डर, मोर सेंसिटिव टू एडीआर, मतलब कहने का क्या है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा एडीआर के। उसके बाद क्या आता है, ड्रग कैरेक्टरिस्टिक। ड्रग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि आप किस टाइप की ड्रग का यूज कर रहे हैं। जैसे आप एंटी कैंसर ड्रग का यूज कर रहे हैं तो आपको हायर टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। आप बीटा ब्लॉकर यूज कर रहे हैं तो अगर आप कुछ समय तक उसको लेते रहेंगे उसके बाद वो टॉलरेंस कर जाएगी, फिर आप एक दिन लेंगे एक दिन नहीं लेंगे तो वो आपको सीवियर हाइपरटेंशन की तरफ ले जाएंगे। अभी जब इसको सडन विड्रॉल ऑफ द ड्रग में देखेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे कोई भी ड्रग का हम लगातार उसको यूज करते हैं, टॉलरेंस बन जाता है, उसको फिर हम यूज करना बंद कर देते हैं तो हमको सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एडीआर के बारे में और उसके फैक्टर्स के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ये रेनल इंपेयरमेंट में नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी को डैमेज करता है। अब कुछ इनहेरिटेड फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फैक्टर्स के बारे में बात ही कर रहे थे, तो कुछ इनहेरिटेड फैक्टर जैसे कि एनी वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब जो कि आपकी जेनेटिक कंपोजिशन है, आरएनए डीएनए जो भी है, ठीक है ना, उसका जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन सब में तो बराबर होता है। जैसे बोलते हैं 46 गुणसूत्र आप में मिलते हैं, मतलब क्रोमोसोम से मिलते हैं। अब वो 46 क्रोमोसोम में कुछ एक आध उधर उधर हो गया, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह होते हैं, उस कंडीशन में तो आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होगी वो चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से जो भी ड्रग आप इंटेक करेंगे उसका भी एक्शन आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हीमोफीलिया कंडीशन आपने देखा होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी में क्या होता है कि जब हम किसी ड्रग का यूज करते हैं स्पेशली टेट्रासाइक्लिन वगैरह का, तो वहाँ पे हमको ब्लड लॉसेस या ब्लड ब्लीडिंग की ज़्यादा चांसेस वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एडीआर के बारे में। तो ये एडीआर हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया। अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रहा तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज फिर से रिवर्स बैक करके एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में यहाँ पर आए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितने टाइप से होते हैं। वैसे तो ये दो टाइप से क्लासिफाइड किए गए, एक ट्रेडिशनली एक नोवेल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि जो पुराना टाइम का है, और नोवेल का मतलब क्या है कि जो एक नए टाइम का नया क्लासिफिकेशन आया हुआ है हमारे इस इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया या वर्किंग एरिया में। तो पहला क्या आता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे कितने 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है टाइप ए प्रिडिक्टेबल, जिसको ऑगमेंटेड भी बोलते हैं। टाइप बी जिसमें अनप्रिडिक्टेबल, जिसको बाइजेरी भी बोलते हैं। एंड मिसलेनियस इफेक्ट। अब देखिए नाम से भी आपको कंफर्म हो जाएगा। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम पता कर सकें कि किस वजह से हुई। अनप्रिडिक्टेबल इसको हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि किसकी वजह से हुई। अब मिसलिनियस में तो दोनों आएंगे, इसमें जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी एंड ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज ये सारी होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको बेसिकली इसमें पढ़ना क्या क्या है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड के बारे में पढ़ना और जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ना है। उसमें भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक है, ठीक है, जैसे एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल ऑक्शन हो गया, इडियोसिंक्रेसिस हो गया, एलर्जी ड्रग रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हमको यहाँ पे पढ़ने हैं।
तो टाइप फर्स्ट, अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछता है तो आपको इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन वहाँ पे देना होगा, ठीक। तो प्रेडिक्टेबल में कितने टाइप के, जैसे इंटॉलरेंस हो गया, ठीक है ना, सडन विड्रॉल इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, ठीक है ना, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उसके बाद जो हमारा नोबेल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, विल्स एंड ब्राउन, मतलब ये दो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। किस क्लासिफिकेशन को? नोबेल क्लासिफिकेशन को दिया था। वही जो आपने ट्रेडिशनल में पढ़ा था, मतलब जो अभी आप तक ट्रेडिशनल में देखते आए हैं, ठीक है ना, उसी को इसने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी करके उसके अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग में जोड़ दिया। जैसे टाइप ए में क्या होता है? ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड आपने अभी देखा था क्या, ये प्रिडिक्टेबल होता है। टाइप बी में बक्स हो गया, टाइप सी फॉर केमिकल हो गया, टाइप डी फॉर डिलीवरी हो गया, टाइप ई फॉर एग्जिट हो गया, टाइप एफ फॉर फैमिलियल हो गया, जी फॉर जीनोटॉक्सिसिटी हो गया, एच फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमको नोबेल के ऊपर नहीं जाना है, हमको ट्रेडिशनल के ऊपर ही चलना है, क्योंकि ट्रेडिशनल वाला हमारा बेहतर है एज कम्पेयर टू नोबेल क्लासिफिकेशन के, ठीक है ना। तो आइए हम जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला आता है क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ओवरडोज या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द ड्रग। मतलब कहने का क्या है कि जब आप किसी भी ड्रग का यूज करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे आप पैरासीटामॉल का यूज कर रहे हैं, तो पैरासीटामॉल का जब आप कंटिन्यूअस यूज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि आपको 500 mg पैरासीटामॉल आप इंटेक कर रहे थे, तो आपको क्या होगा कि वो 500 mg पैरासीटामॉल आपके बुखार को उतारने में असक्षम हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उसका डोज को बढ़ा देंगे, ठीक है। डोज बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन आपको टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप पैरासीटामॉल इंटेक करते चले जाएंगे, डोज बढ़ाएंगे, तैसे ही आपके हिपैटिक, मतलब कहने का क्या, हिपैटोटॉक्सिसिटी या लीवर डैमेजेस के चांसेस वहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो जो टॉक्सिक इफेक्ट रिजल्ट, कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ये कब होता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, व्हेन द ड्रग हैज बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम और हैज बीन यूज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ द पीरियड। मतलब कहने का क्या है कि उस ड्रग को हम काफ़ी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फार्माकोलॉजिकल ऑफ द ड्रग गेट ए प्रोलॉन्ग, मतलब कहना क्या है कि जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा उस ड्रग का वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, जब उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोलॉन्ग हो गया तो उसकी ओवरडोजिंग वहाँ पे हो जाएगी। अब ओवरडोजिंग जो होगी वो दो टाइप का, एक डायरेक्टली भी हो सकती है, एक रिलेटिवली भी हो सकती है। डायरेक्टली में क्या होता है कि ड्रग इंजेस्टेड बाई एक्सीडेंटली, मतलब कहने का क्या है कि आपने जो ड्रग को इंजेक्ट कर लिया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको खानी थी एक गोली लेकिन आपने गलती से उसको 2 गोली खा ली या उसकी ओवरडोज ले ली। जैसे बच्चे में क्या होता है कि आपको पिलाना था 5 ml, आपने पिला लिया 10 ml, तो ये क्या जाएगी, ओवरडोज हो जाएगी, ठीक है ना। होमोसाइडल हो गया, सुसाइडल इंटेंशन की वजह से, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ड्रग का यूज करते हैं नशे के लिए, कुछ लोग ड्रग का यूज करते हैं कि मतलब जैसे सुसाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कहते हैं डायरेक्टली ओवरडोज होता है। लेकिन रिलेटिवली में क्या होता है, ड्यू टू इम्पेयर्ड टिश्यू फंक्शन एट द नॉर्मल डोज। इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्मल डोज ही ले रहे हैं ड्रग की, लेकिन आपके जो टिश्यू फंक्शन है उससे वो इम्पेयर कर जाएंगे, तो इस कारण भी आपको ओवरडोज हो सकती है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्सेसिव इफेक्ट का एंड जो आपने ओवरडोज ले लिया है इसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, अल्टर इन द ड्रग फंक्शनिंग, मतलब कहना क्या कि जो ड्रग का काम होगा उसको वो चेंज कर देगा। जैसे एट्रोपिन हाई डोज कॉज डिलीरियम, मतलब कहना क्या कि अगर आप किसी को एट्रोपिन की हाई डोज दे देते हैं तो उसको डिलीरियम, मतलब डिलीरियम का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आंखें उसकी झलकने लगेगी, उसको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा, मतलब एकदम मतलब मैं कि आधा पागल टाइप का हो जाएगा, दैट्स कंडीशन है डिलीरियम। उसके बाद सेकंड इफेक्ट कहता है टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, तो जैसे पीसीएम की ओवरडोज लेने की वजह से आपको हिपैटिक नेक्रोसिस या हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, उसमें आपकी टिश्यू ही तो डैमेज होती है, तो ये क्या है आपका एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब एग्जाम्पल जैसे बारबिचुरेट हो गया, कोमा कॉज करता है, डिजॉक्सिन एवी ब्लॉक करता है, ये सब क्या है एडवर्स एक्शन ही है। हिपैरिन आपका ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। मॉर्फिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज करता है। देखिए जो अभी अफ्रीका में 68 बच्चे मरे हैं, आपने उसमें देखा होगा कि जो डोज थी ड्रग की वो डोज बढ़ जाने के कारण वो 68 बच्चे या 66 बच्चे की डेथ हुई है। कप सिरप के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आप इसी पर गूगल पे जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे जाइए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, आगे चल के आपको फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट भी देखना कि नहीं देखना है ना, तो आप फटक से जाइए गूगल पे सर्च कीजिए 66 बच्चे डाइड इन द अफ्रीका ड्यू टू द कफ सिरप। आपको वहाँ की पूरी डिटेल, पूरा जनरल, पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, उसको पूरा पढ़िए, समझिए आखिर उसमें बात की आती है, ठीक है ना। मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो फार्मेसी प्रैक्टिस में भी अलग चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात ही करेंगे केवल किसकी, फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब इन दैट कंडीशन अगर आपसे कभी ऐसी गलती हो जाए कि उसका एडवर्स एक्शन देखने को मिले, तो आप क्या क्या उसका क्या मतलब क्या उसके लिए तोड़ देंगे, मतलब ट्रीटमेंट क्या देंगे? बाय सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, मतलब उसका एंटागोनिस्ट दे देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट तो अब नहीं दी जाती है, अब बेसिकली क्या क्या दिया जाता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड ड्रग जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इसी को इंटेक करवा दिया जाता है। लेकिन हम एंटागोनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे पैरासीटामॉल की टॉक्सिसिटी को इंड्यूज हो गई, तो उसमें आप क्या कहते हैं एसिटाइल सिस्टाइल का यूज आप करके उसको एंटागोनाइज कर सकते हैं। ईयरवे मेंटेनेंस, मतलब ईयरवे को मेंटेन करके जैसे वोमिट्स कर दें या म्यूकस को मेंटेन कर दें। मेंटेनेंस ऑफ द वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन की मेंटेनेंस वो रहे। एमेसिस इंडक्शन, मतलब कहने कि उसको तुरंत आप वोमिटिंग करवा दें। एंड गैस्ट्रिक, उसका पेट तुरंत खाली करवा दें। खाली करवाने का मतलब क्या है कि उसको डल्कोफ्लेक्स दे दें 3-4 गोली, और जिसकी वजह से उसके जितने भी अंदर मटेरियल होंगे वो सारे के सारे इवाकुएट हो जाएंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब जो उसकी बॉडी के अंदर से मतलब इमेसिस या गैस्ट्रिक लीवेज हुआ, उसमें जो भी फ्लूइड का इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ, वो क्या जगह उसको आपको बैलेंस करने के लिए उसको फ्लूइड देना होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडोट्स, मतलब कहने क्या उसका आपको एंटीडोट, मतलब किसी ने पॉइजन खा लिया तो उसका आपको इसको एंटीडोट देना पड़ेगा। एंड प्रमोशन ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन, और ड्रग को एलिमिनेट करना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्या जगह फार्माकोलॉजिकल एक्सेसिव एक्शन या एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। उसके बाद जो दूसरा आपका आता है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी थेरापेटिक एक्शन ऑफ द ड्रग में आल्सो शो सर्टेन इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी इफेक्ट। देखिए एग्जांपल के तौर पे इसमें क्या होता है, देखिए आप कोई भी ड्रग किसी दूसरे इंटेंशन से यूज करते हैं, लेकिन जो उसका एक्शन होता है आपकी बॉडी पे वो तो होता ही है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपको सर्दी जुकाम बुखार है, ठीक, सर्दी बुखार जुकाम की कंडीशन में आपने एंटी हिस्टामिन, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एंटी हिस्टामिन का यूज आपने किया। अब वो क्या है, एंटी एलर्जिक रिएक्शन भी है, जुकाम वगैरह भी आपको ठीक कर दिया है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी रिएक्शन है वो ठीक कर दिया है। लेकिन उसका एक एक्शन सेडेशन का भी है। सेडेशन का मतलब क्या है कि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगी, और जैसे ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगी आपको ड्राउजीनेस मतलब चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या जाएगा, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फिर से समझिए, आपने सिट्रीजिन की गोली ली, सिट्रीजिन आप जानते हैं, ठीक है ना, सिट्रीजिन की आपने गोली ली, बाजार से लेकर आए, आपको क्या था, जुकाम था, एलर्जिक रिएक्शन थी, धूल धुएं से रिएक्शन थी, आपने उसको इंटेक कर लिया। इंटेक करने के बाद आपको तो जुकाम तो ठीक हो गया, लेकिन आपकी जो बॉडी है आपने कभी फील किया होगा कि बहुत ही डाउन हो गई, मतलब आपकी बॉडी में ताकत नहीं लग रही है, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि आप बहुत ही डिप्रेस चल रहे हैं। मतलब डिप्रेस चलने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से आपके साथ नहीं दे रही है, उसकी फिजियोलॉजी अल्टर हो गई है। अल्टर होने का मतलब क्या है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो ये क्या जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम को क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया। इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अनदर एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन यूज इनहिबिट द बैक्टीरियल फ्लोरा, मतलब टेट्रासाइक्लिन का यूज क्या कब क्यों करते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा को रोकने के लिए। लेकिन ये कभी कभी सुपर इन्फेक्शन भी कॉज कर जाते हैं। अपने जब पिछले सेमेस्टर में टेट्रासाइक्लिन पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर स्किन सुपर इन्फेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, सुपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब थायाजाइडोरेटिक के बारे में बात कर लें तो इसको हम क्यों लेते हैं, सिंपल सा, हम एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जब हम थायाजाइडोरेटिक लेंगे तो हमारा पोटेशियम भी तो लॉस होगा। अब पोटेशियम लॉस होगा तो सिंपल सी बात है कि हमको हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारी जो किडनी डायलिसिस वगैरह में भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ द पोटेशियम। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन, और जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर की फ्लूइड की कंसंट्रेशन होगी वो भी आपकी क्या जाएगी, डिक्रीज जाएगी, क्योंकि यूरिनेशन तेजी से होने लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर से फ्लूइड जल्दी से चला जाने लगेगा, तो सिंपल से आपकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मतलब सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या है आपका, इडियोसिंक्रेसिस, ठीक है ना। इडियोसिंक्रेसिस में सिंपली कुछ नहीं होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। और ये क्यों होता है, सिंपल सा जेनेटिक डिफेक्ट के कारण। मैंने अभी आपको जेनेटिकली डिफेक्ट के बारे में बताया था कि जैसे एकाध क्रोमोसोम्स या डीएनए या आरएनए की जो कंपोजिशन हो जाएगी वो इधर उधर हो गए, उसकी वजह से जो आपका ड्रग का एक्शन होगा, मतलब फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होगा वो अल्टर हो जाएगा, और अल्टर हो जाएगा तो आपको जो आपको एक्शन चाहिए था वो एक्शन नहीं मिलके कोई दूसरा एक्शन बनना आपको स्टार्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, इडियोसिंक्रेसिस। अगर आपसे इडियोसिंक्रेसिस कोई भी पूछता तो सिंपल सा आपको बोलना कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और ये जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होते हैं। कोई भी
पेशेंट जो कि जेनेटिक डिफेक्ट के कारण या उससे ग्रसित है, अगर उसको हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड इडियोसिंक्रेसीज। और ये हर एक पेशेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब रियरली देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पैरासीटामॉल खाई मुझे हिपेटोटॉक्सिसिटी हो गई, ये जनरल है, लेकिन मैंने पैरासीटामॉल खाई मेरा नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, ये क्या है, इंडिविजुअल है, केवल मेरे लिए। अब ये आपके साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जेनेटिक इफेक्ट है, आपके अंदर वो जेनेटिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, इडियोसिंक्रेसिस। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे क्यूनिडीन या क्यूनिन हो गया, ये अस्थमा, वेस्कुलर कोलैप्स, डायरिया, इन सब इंडिविजुअल्स कॉज करते हैं। आइसोनियाजाइड जो है आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि आप प्यूलियोन्यूराइटिस कॉज करती है। प्राइमाक्यून ये भी आपका क्या है, मतलब जो टीबी को ट्रीट करती है। तो अगर हम इसको देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी एंजाइम के डिफिशियंसी में, मतलब इससे पहले तो ये क्या कहते हैं कि हीमोलाइटिक या हीमोलाइटिक एनीमिया आपको कॉज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके कह जाएगा इडियोसिंक्रेसिस हो गई। उसके बाद आपका आता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, ठीक है ना। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग से आपको एलर्जी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं हूँ, मेरा स्नोफिल्स कंट्रोल में नहीं रहता है, जैसे सर्दी, मतलब मेरा जैसे धूल हो गया, धुआं वगैरह हो गया, इससे कांटेक्ट में आता हूँ या किसी भी सर्दी के कांटेक्ट में आता हूँ, मुझे तुरंत ही स्नोफिल्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है ना। अभी भी उसी मौसम चेंजेस के कारण मैं उसी कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, वो मेरी अलग प्रॉब्लम थी, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एलर्जिक ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम काम करे और वो आपको इनएप्रोप्रिएट इम्यून सिस्टम दे, मतलब कहने का क्या, रिस्पॉन्स दे बाय द बॉडी टू ए ड्रग इज कॉल्ड एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। अब एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, जैसे मेरा इम्यून सिस्टम है, मैं क्या करूँ कि कोई भी ठंडा चीज़ खा लूँ तो मैं तुरंत बीमार पड़ जाऊँगा। तो वो हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम पे, कि मैंने ठंडा चीज़ लिया, मेरे इम्यून सिस्टम को एक मैसेज गया कि भैया ने क्या लिया हुआ है, ठंडा चीज़ ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको रिस्पांस देना है उसके ऊपर। उसने क्या किया, पट से मुझे क्या किया, सर्दी जुकाम रख दिया। अब वहाँ पे कौन काम किया, मेरा इम्यून सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल कौन हूँ, मैं खुद हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा इम्यून रिस्पॉन्स है, मेरा खुद का रिस्पॉन्स है। अगर मेरा इम्यून रिस्पॉन्स ही ना काम करे तो बाकी सब जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आते जाते रहते हैं पानी के माध्यम से, खाना के माध्यम से, तो उनसे कौन लड़ेगा। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को भी तो नहीं खत्म कर सकते हैं। दोनों मतलब इधर भी कुआं है उधर खाइए, तो इसलिए बीच में रहना, तो आपको बैलेंस बना के चलना होगा। दी एलर्जी इज नॉट डोज डिपेंडेंट, मतलब ये एलर्जी होती है ये डोज डिपेंडेंट नहीं होती है। एंड आल्सो ये फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ द ड्रग के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। इसका मतलब क्या है ना, सिंपल बोले तो ना तो ये डोज पे डिपेंड करेगी, ना इसके जो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल होगी उसके ऊपर ये मतलब क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जैसे ड्रग क्या हुआ, ड्रग ने एक्टिवेट कर दिया आपके इम्यून सिस्टम को, उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। जैसे आप लोग बहुत लोग देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई ड्रग जब खाते हैं तो उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो वो हमारे में कहते हैं एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, मतलब ड्रग की वजह से होने वाले एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द इम्यून रिस्पॉन्स, दैट्स कॉल्ड एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, ठीक है ना। वो प्रोड्यूस करेंगे क्या, एंटीबॉडी को। अब एंटीबॉडी एंटीजन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और जिसकी वजह से आपको रैशेस, ऑडिमा, ब्लीडिंग। आपने देखा होगा कि जब कोई मेथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन वगैरह लगाता है तो गैस्ट्रिक वगैरह की दिक्कत उनको ज़्यादा होने लगती है। तो ये भी क्या है, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन ही है एक प्रकार का, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स क्या क्या है, मतलब इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, आपसे जीपेट वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो टाइप्स भी आप यहाँ पे पढ़ते हुए चलिए। पहला क्या है, IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्या होता है, एनाफाइलेक्टेड इनहिबिटर, मतलब तुरंत होने वाला रिस्पांस है। ये मिनटों में आपको होगा और मिनटों में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें तो आप ऑलरेडी जब आपने हिस्टामिन वगैरह के बारे में मेडिसिनल भी पढ़ा था, फार्माकोलॉजी में मैं बताया था कि क्या होता है कि जो हमारे हिस्टामिन्स होते हैं वो अंदर पैक्ड होते हैं और जब रिसेप्टार होता है, मतलब IgE एंटीबॉडी के जो रिसेप्टार होता है इस पर कोई एलर्जेंस आते हैं तो जो इसके मास्ट सेल होगा उसमें डिग्रेनुलेशन होने लगता है। जब डिग्रेनुलेशन होने लगता है तो इससे ग्रेन्यूल्स बाहर निकल के क्या करेंगे, आपके ऊपर इफेक्ट स्टार्ट करना कर देते हैं, ठीक है ना। इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सा यूज किया जाता है, एपिनेफ्रिन हो गया, एंटीहिस्टामिन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए फार्मेसी प्रैक्टिस में इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक। एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें टाइप सेकंड बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये अकर होता है 72 आवर्स में, मतलब आपने ड्रग ले लिया उसके 72 आवर्स के बाद में ये अपना इफेक्ट देने का काम करेगा।
इसमें क्या होगा, जैसे ड्रग है, ड्रग क्या क्या होस्ट के प्रोटीन के साथ में जाकर कोई कॉम्बिनेशन बनाया। अब ड्रग और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बना तो उसमें क्या क्या, एक एंटीजन का फॉर्मेशन किया। अब एंटीजन क्या करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी स्टिमुलेटेड, मतलब एंटीजन बनने के बाद क्या करेगा, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देगा। उसके बाद क्या जाएगा, आपके मासल का डिग्रेनुलेशन होने लगेगा और केमिकल जो मेडिएटर होंगे वो रिलीज होने लगेंगे, देन आपको एलर्जी कॉज हो जाएगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि एलर्जी बिगिंस आफ्टर 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के बाद आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलर्जी स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइप सेकंड में क्या था, 72 घंटे के अंदर, टाइप 2 में 72 घंटे के बाद। रिलीव विद इन द 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं इससे कवर अप करने के लिए। इसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लोमेरुलोफेराइटिस हो गया, रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, इनसे हमारी क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जैसे गाउट वगैरह भी क्या है आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। उसके बाद आता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टी लिम्फोसाइट कैरी, मतलब जो टी लिम्फोसाइट होगा वो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर कैरी आउट करते हैं, जो कि व्हिच गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एंटीजन, मतलब जैसे ही वो एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। मतलब कहने का ये तो हमारे क्या है, जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या लेकर चल रहे हैं, रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब जब कोई भी एंटीजन उस रिसेप्टर के ऊपर जाएगा तो तुरंत बाइंड अप कर जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या कर देगा, लिम्फोकाइनिन। लिम्फोकाइनिन भी क्या है आपका इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोकाइनिन होगा आपको वहां पे एलर्जिक एक्शन मतलब देखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाएगा, या फीवर, रैशेज ईटीसी क्या है आपके डिलीट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको टाइप 4 रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिकली डिटरमाइंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जीनोटॉक्सिसिटी होती है, रिफर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल एजेंट, मतलब एक केमिकल एजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज है जो डैमेज कर देते हैं क्या आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, जो डीएनए आरएनए होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, उनको ये क्या करते हैं, ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारे सिंपल से डीएनए आरएनए को ये क्या कहते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। विद इन अ सेल कॉजिंग म्यूटेशन लीडिंग टू द कैंसर, जिसके जैसे आपको कैंसर जैसी बीमारियों की भी देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, यही स्टेजेस इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल स्टेज का मतलब क्या होता है कि जब शुरुआती दौर होता है तब कौन कौन सी एक्टिवेशन होती है आपके बॉडी की या सेल के अंदर जिसके वजह से आपको कैंसर कॉज होता है। तो पहला क्या है, प्रोकार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होता है कि जो कैंसर को कॉज करते हैं। तो प्रो का मतलब पहले वाले, मतलब प्री सिंपल सा हो सकता है कि जिसके सेल के अंदर कैंसर उत्पन्न होने वाला हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोकार्सिनोजेंस। आर द मेटाबोलाइट बाय मोनोऑक्सीजनेज ऑफ द CYP450 सिस्टम, जो कि आपका एक एंजाइम है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर। तो इनिशिएशन स्टेज में पहला स्टेज क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेशन का, जो किसके द्वारा होगा, मोनोऑक्सीजनेज ऑफ द CYP450 एंजाइम के द्वारा। और कहाँ पर होगा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। और किसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, लीवर सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टार्ट होगा। उसके बाद रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं कि जो कि क्या करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं कि जो अपने अंदर एक ऐसा गुण विद्यमान कर लेते हैं जो कि क्या रिएक्शन करने के लिए आतुर हो जाते हैं। अगर आप केमिकली लैंग्वेज में या केमिस्ट्री में देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को या अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखते हो और जाकर दूसरे से के साथ में रिएक्शन करें। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक नए प्रकार का रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होगा, जो क्या करेगा, प्रोकार्सिनोज बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड बाइंड टू इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन ऑफ द सेल, डीएनए, आरएनए, ईटीसी। कहने का मतलब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर, मतलब सेल के अंदर जो डीएनए आरएनए हो जाएंगे उनके साथ में रिएक्शन करेगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएंगे। उसके बाद टारगेट मॉलिक्यूल, उसके बाद क्या करेंगे, ये टारगेट मॉलिक्यूल्स पे जाकर के इफेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल बाय द डीएनए म्यूटेशन इन द जीनोम, म्यूटेशन कॉज कर देंगे, कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू द कार्सिनोजेनेसिस इनिशिएटिंग सेल। मतलब ये क्या कर देंगे, नॉर्मल सेल को कार्सिनोजेन, मतलब कैंसर प्रमोट करने वाले या कैंसर उत्पन्न करने वाले सेल में कन्वर्ट कर देंगे। एंड फिर क्या जाएगा, इनिशिएटेड सेल। व्हेन द इनिशिएटेड सेल अंडरगोज एट लीस्ट वन प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल साइकिल,
परमानेंट एंड इरिवर्सिबल डैमेज इन द डीएनए। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारा जो ये हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है, कौन से इलेक्ट्रोफाइल जो कि कैंसर कॉज करवाएंगे, वो हमारे सेल के साथ में जाकर के एक साइकिल भी कंप्लीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो आपका डीएनए का परमानेंटली चेंज हो जाएगा और इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो फिर से ठीक नहीं होगा, उसको या तो काट के निकालना पड़ेगा या तो उसको डैमेज करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या कैंसर कॉज करेगा। बी क्या होता है, प्रमोशन, ठीक है ना। तो इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन में उसने क्या कर दिया कि भाई एक सेल को उसने डैमेज कर दिया, क्या वहाँ पे क्या जाएगा, कैंसर उत्पन्न करने की संभावना उत्पन्न कर दी। अब क्या करेगा, उसको प्रमोशन करवाने भी तो आएंगे कि और भी सेल पे जाओ भैया, मतलब एक ही सेल पर करने से क्या फ़ायदा है, 2-4 सेल पे करो, 5-6 सेल पे करो, जिससे कि वो बीमार पड़े। तो प्रमोटर वहाँ पे होंगे, ठीक है। प्रोमोटर कार्सिनोजेंस इनहेंस द इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस बाय कॉजिंग फर्दर क्लोनल प्रोलिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द म्यूटेटेड सेल। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ा होगा, वो बोलेगा भैया शेयर मार्केट में चले जाओ तुम। अब तुम शेयर मार्केट में चले गए बेटा, ज्ञान कुछ नहीं है, शेयर मार्केट में चले गए। अब आपने क्या किया कि शेयर मार्केट में पहले तो 2000 का लॉस, 3000 का लॉस, अरे आए क्या क्या क्या, अरे रुके रहो फिर आएगा आएगा। इसी प्रकार से आपका 500 1000 करके सब खत्म। वही होता है प्रमोशन। इसमें क्या हुआ कि जब आपकी इनिशियल सेल में एक सेल डैमेज हो गए डीएनए के, तो वहां पे प्रमोटर्स आ जाएंगे। प्रमोटर्स कौन होंगे, आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंजाइम। अरे भैया एक सेल को डैमेज करके क्या करोगे तुमको पूरे सेल को डैमेज करना है, तो वो क्लोनल करने लगेंगे। क्लोनल का मतलब आप जानते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल, मतलब कहने का क्या है, क्लोनल का मतलब सिंपल समझिए संकरण। संकरण का सीधा मतलब समझिए कि एक सेल दूसरे सेल को क्या करने लगेंगे, इफेक्ट करने लगेंगे, ठीक। तो जब एक सेल दूसरे सेल को इफेक्ट करने लगेंगे तो भैया जो दूसरे की सेल इफेक्ट होगी वो भी तो कैंसर सेल के कांटेक्ट में आएगी, और जैसे ही कैंसर सेल के कांटेक्ट में आएगी अपने डीएनए को म्यूटेंट कर लेगी, और जैसे ही म्यूटेंट करेगी तो वहां पर एक नए कैंसर सेल का उद्भव हो जाएगा, जो कि आपकी मृत्यु के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। उसके बाद प्रोग्रेशन, देखो प्रमोशन हो गया, अब उसकी प्रोग्रेस कैसे कराएंगे। प्रोग्रेस का मतलब देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप गए कॉलेज में, इनिशिएशन हुआ, उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ, अब आपको एम फॉर्म के लिए प्रोग्रेस कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक्वायर मोर म्यूटेशन रिजल्टिंग फिनोटाइपिक फीचर ऑफ द मैलिग्नेंसी। कहने का मतलब क्या है कि वो सेल अपने अंदर ऐसी और गुणवत्ताओं को पैदा कर लेगा जिसकी वजह से आपको मैलिग्नेंसी का मतलब क्या है, कैंसर हो जाए, और रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी मॉलिकुलर फीचर्स एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन बिकम एविडेंट इन द स्टेज। कहने का मतलब क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी को इफेक्ट करेगा, उससे केमिकल बायोकेमिकल कंपोजिशन को इफेक्ट करेगा, उसकी मॉलिकुलर फीचर को इफेक्ट करेगा, और इस सबको इफेक्ट करने के बाद क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे ऑर्गन को ही इफेक्ट कर ले जाएगा, और फिर आपको क्या हो जाएगा, एक ऑर्गन कैंसर या एक स्पेसिफिक साइज का आपको वहां पे ट्यूमर या कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगी, जीनोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, टॉक्सिसिटी फॉलोइंग ड्रग विड्रॉल। मतलब एसिड टॉक्सिसिटी, जब हम कोई ड्रग इंटेक करते हैं उसको हम विड्रॉ करेंगे। मतलब कहने का कि आपने कोई ऐसी ड्रग ले ली जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए था, अब उसको आपको विड्रॉ करवानी। जैसे कुछ लोग दारू पी लेते हैं, ठीक है ना। अब दारू पीने के बाद नशा इतना ज़्यादा हो जाता है कि भैया अगर नशा नहीं उतरेगा तो ये मर जाएंगे, मान ले, ठीक है ना। अब उसको आप विड्रॉ कराएंगे वोमिटिंग के द्वारा या गैस्ट्रिक लीवेज के द्वारा। तो उस कंडीशन में कौन कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है, देखिए पहली चीज क्या है, टॉलरेंस अकर आफ्टर द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द वैरायटी ऑफ द नार्कोटिक एनाल्जेसिक हिप्नोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि आप इन ड्रग का यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको टॉलरेंस क्या है कि एग्जांपल के तौर पे वो ड्रग अगर आप 30 mg में ले रहे हैं और उसका प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, आपको इफेक्ट दे रही है, तो 6-7 महीने के बाद वो 30 mg पे आपको इफेक्ट देना बंद कर देगी। और जब इफेक्ट देना बंद कर देगी तो आप डोज बढ़ा देंगे। दैट्स कंडीशन है टॉलरेंस, मतलब आपकी बॉडी के साथ वो टॉलरेट कर गई। अब अगर इन ड्रग को आप सडन विड्रॉ करेंगे, तो ये आपको सीवियर एडवर्स इफेक्ट शो करेंगे। कौन कौन से इफेक्ट शो करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इन पेशेंट मतलब हैबिचुएटेड, मतलब ऐसे पेशेंट जिनको आदत लग चुकी है टू द सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन ड्रग की, जैसे कि एथाइल अल्कोहल, बार्बिचुरेट या बेंजोडाइजिपीन्स की, अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो उनको टैकीकार्डिया, कंफ्यूजन, डिलीरियम एंड कन्वर्जन जैसे खतरनाक सिम्टम से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद क्लोनिडीन आ गया। क्लोनिडीन आपका क्या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अगर आप इसका सडन विड्रॉल कर देंगे तो आपको क्या वहाँ पे सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। एंड डिसकंटिन्यूइंग यूज ऑफ द बीटा ब्लॉकर लीड टू ओवर पावरिंग सिम्टम्स ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये वीडियो आपका होता है कंप्लीट।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट फ्रॉम फार्मेसी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, हम जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ में।